हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे, जो कि 100 एमसीक्यू का फर्स्ट पार्ट था। आज हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट, और इस वीडियो में हम लोग टोटल 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, और ये सारे के सारे सवाल एनसीईआरटी बेस्ड है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है उन सभी एग्जाम्स के लिए जो कि आने वाले हैं, जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएसएसएल और अदर एग्जाम्स, जितने भी आने वाले एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये पहला सवाल। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन है? बोन, डेंटाइन, इनेमल, स्टेपिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इनेमल। बोन आपका, ये गलती मत कीजिएगा बोन को मार करके। दांत का जो हमारा ऊपर वाला पार्ट जो दिखाई पड़ता है, दांत का ऊपर का पार्ट जो हमको दिखाई पड़ता है, उसे हम बोलते हैं इनेमल। डेंटाइन की बात करें तो ज्यादातर दांत का जो जिस मटेरियल का बना होता है उसे डेंटाइन कहते हैं, और डेंटाइन जो है एक अलग तरह का मटेरियल का बना होता है जिसे हम कैल्शियम फॉस्फेट बोला जाता है। कैल्शियम और फॉस्फोरस से बना हुआ होता है। इनामल समझ में आ गया, डेंटाइन समझ में आ गया। बोन, स्टैपिस जो होता है आपका कान की हड्डी होती है, हमारे शरीर का सबसे छोटा हड्डी बोला जाता है। मानव शरीर का सबसे कठोर उत्तर कौन सा है? तो इसमें आप जो है ना, इसमें कंफ्यूज मत करिएगा एनामल ऑफ टूथ मार करके, ये गलत हो जाएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा बोन, क्योंकि बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन एनामल आपका टिश्यू नहीं है। हमारे दांतों के इनेमल और डेंटाइन मुख्य रूप से बने होते हैं। तो हमारे दांत का मैक्सिमम पार्ट डेंटाइन का बना होता है, और डेंटाइन जो है कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। हमारे डेंटाइन को बनाने का काम कैल्शियम फॉस्फेट करता है, और कैल्शियम फॉस्फेट जो बना होता है कैल्शियम और फॉस्फोरस का बना होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 24, विभिन्न प्रकार के दांत और उसके कार्य के संबंध में कौन सही है? अगर हम बात करें दांत का, तो दांत को उसके फंक्शन के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। इंसिजर्स, क्राइन, प्रीमोलर और मोलर में बांटा गया। इंसिजर्स का काम होता है कटिंग करना, और केनाइन का काम होता है टीयरिंग यानी कि फाड़ना। और प्रीमोलर और मोलर, प्रीमोलर यहाँ पे नहीं है, लेकिन प्रीमोलर और मोलर का काम होता है ग्राइंडिंग और च्यूइंग करना यानी कि चबाना। ठीक है, ये जो आपको दांत में दिखाई पड़ रहा है ये आपका इंसिजर्स है। इसका काम होता है कटिंग करना, फाड़ना। कोई भी चीज़ हम जब खाना लेते हैं मुंह में तो इसके हेल्प से हम काटते हैं। और ये जो आपका दिख रहा है ये है केनाइन, और ये केनाइन है, दोनों साइड प्रेजेंट होता है। इसके मदद से कोई भी चीज़ को हम फाड़ते हैं। और उसके बाद आपको मिलता है प्रीमोलर, उसके बाद मिलता है मोलर। प्रीमोलर और मोलर का जो काम होता है, दोनों का काम होता है ग्राइंडिंग और च्यूइंग करना यानी कि पीसना और चबाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। मुख गुहा एक छोटी डैश में खुलती है जो वायु एवं भोजन दोनों का ही पथ है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ग्रसनी। कैसे होगा देखिए, समझते हैं। यहाँ पे एक होता है नेसल कैविटी जिसके थ्रू एयर अंदर जाता है, वायु अंदर जाता है, और एक होता है बकल कैविटी जिसके थ्रू हम खाना को अंदर लेते हैं। ये दोनों जाकर के फेरिंग्स में जाकर के मिलती हैं। फेरिंग्स के बाद इसमें से दो अलग अलग रूट में ये चेंज हो जाता है। एक चला जाता है विंड पाइप की ओर, और एक चला जाता है आपका फूड पाइप की ओर। अब यहाँ पे फेरिंग्स के बाद ये विंड पाइप आगे की ओर रहता है, और फूड पाइप पीछे की ओर रहता है। ठीक है, तो इसमें इसके जंक्शन पे क्या होता है, फेरिंग्स फेरिंग्स पे ये होता है। फेरिंग्स जो है इसका जंक्शन है, और फेरिंग्स में एक अलग तरह का ढक्कन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एपिग्लोटिस। ये ध्यान रखिएगा, अभी आगे आपको मिलेगा। ट्रेकिया विंड पाइप को बोला जाता है फेरिंग्स। इसका सही आंसर होगा आपका फेरिंग्स। एक जंक्शन पॉइंट होता है विंड पाइप और या फिर नेसल कैविटी और बकल कैविटी का जंक्शन पॉइंट होता है फेरिंग्स। ठीक है, एक है ग्यूलेट और एक है ग्लोटिस। ग्यूलेट क्या होता है, जैसे कि ये हमारा फूड पाइप है, फूड पाइप का ओपनिंग पॉइंट को ग्यूलेट बोला जाता है। और ग्लोटिस किसे बोला जाता है, विंड पाइप का ओपनिंग पॉइंट को ग्लोटिस बोला जाता है। 26 क्वेश्चन, डैश भोजन को निगलते समय श्वास नली में जाने से रोकती है। तो अभी हम बताएं कि एक होता है आपका विंड पाइप और एक होता है आपका फूड पाइप, और इसका जंक्शन होता है। इस जंक्शन में एक होता है ढक्कन जिसे हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस ही क्या करता है कि जब हम कोई भी चीज़ खा रहे हो, एपिग्लोटिस जो होता है विंड पाइप को ढक देता है, ताकि जो हम खा रहे हैं वो आपका खाना विंड पाइप में ना जाए। ठीक है, तो ये आपका जंक्शन पॉइंट होता है एपिग्लोटिस। तो ये एपिग्लोटिस ही होता है जो कि विंड पाइप में खाना को नहीं जाने देता है। कभी कभी क्या होता है, खाते समय हम सरक जाते हैं। तो खाते समय सरकने का मेन रीज़न यही है कि उस समय हम कुछ बोल रहे होते हैं, जब हम बोल रहे होते हैं तो ये जो ढक्कन होता है विंड पाइप पे खुल जाता है और खाना वहाँ पे चला जाता है, जिसके कारण हम सरक जाते हैं। 27, हमारे शरीर में ग्रासनी की लंबाई कितनी होती है, यानी कि ओइसोफेगस की लंबाई कितनी होती है? तो हम ये जानते हैं कि टोटल हमारे एलिमेंट्री कैनाल जो कि बक्कल कैविटी स्टार्ट होता है और एनस पे खत्म होता है, टोटल एलिमेंट्री कैनाल की जो लंबाई होती है 9 मीटर होती है। 9 मीटर में 6 मीटर से जो लंबाई होती है स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है। बाकी 0.25 मीटर यानी कि 25 सेंटीमीटर जो लंबाई होता है आपका
ओइसोफेगस का होता है। और ओइसोफेगस की खास बात यह है कि इसमें किसी भी तरह का कोई पाचन नहीं होता है। आहार नाल के किस भाग में कोई पाचन नहीं होता है? तो आहार नाल का ओइसोफेगस में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है आपका बना होता है बकल कैविटी से, ओइसोफेगस से, स्टोमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से बना होता है। इन सारे जगहों पे खाना का पाचन होता है, लेकिन ओइसोफेगस में किसी भी तरह का कोई पाचन नहीं होता है। 29 नंबर सवाल। बोलस का ग्रसनी में पहुंचते ही इसकी दीवारों में शिथिलन और फैलाव शुरू हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे बोला जाता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट। देखिए, जब हमारे ओइसोफेगस में खाना जाता है तो खाना का मूवमेंट कुछ इस तरह का होता है। एक क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्शन, जैसे ये खाना जाता है तो जिस रास्ते जिस प्लेस पे खाना होता है उस जगह क्या होता है, फूल जाता है, इसको हम लोग रिलैक्स कंडीशन बोलते हैं। और उसके पीछे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि थोड़ा सिकुड़ जाता है। तो इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोसेस को ही बोला जाता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोला जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ध्यान में रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। अमाशय उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है, जो अंग्रेजी में किस अक्षर के जैसा दिखाई पड़ता है? तो ये आपका दिखाई पड़ता है जे अक्षर के जैसा दिखाई पड़ता है। ये आपको जे आकार का, ये आपको जे अक्षर की तरह दिखाई पड़ रहा होगा इस तरह का। 31 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक अमाशय का भाग छोटी आंत के सबसे नज़दीक होता है? ये जो है अमाशय का अलग अलग पार्ट होता है। इसका अलग अलग पार्ट है। एक होता है जिसको कार्डियक बोलते हैं, पाइलोरिक बोला जाता है, फंडस बोला जाता है, और इनमें से कोई नहीं। डिओडेनम के सामने जो होता है ये पायरोलिक वाला पार्ट आपका अमाशय का पार्ट होता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के काफ़ी नज़दीक होता है। स्टोमक का जो होता है अलग अलग पार्ट होता है। अमाशय का अलग अलग पार्ट होता है। सबसे ऊपर वाले पार्ट को फंडस बोला जाता है, और नीचे वाले पार्ट को पाइलोरिक, और इस वाले पार्ट को बोला जाता है कार्डियक, है ना? तो ये पाइलोरिक वाला पार्ट जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के काफ़ी नज़दीक होता है, जो कि डिओडेनम से जुड़ा हुआ रहता है। चलिए, इसका सही आंसर होगा आपका पाइलोरिक। क्वेश्चन नंबर 32। जठर ग्रंथि किससे संबंधित है? तो जठर ग्रंथि संबंधित है आपका स्टोमक से, ठीक है। और ये स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है। इसका सही आंसर होगा आपका स्टोमक। जठर ग्रंथि स्रावित करता है माइलेज, गैस्ट्रिक जूस, बाइल और इंसुलिन। तो जठर ग्रंथि से निकलता है गैस्ट्रिक जूस। क्वेश्चन नंबर 34। जठर रस के संदर्भ में कौन असत्य है? यह अम्लीय प्रकृति का होता है या क्षारीय प्रकृति का होता है? जठर रस जो होता है एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि यहाँ से निकलता है HCl, ठीक है। और यह हल्के पीले रंग का होता है। इसका पीएच वैल्यू होता है 1.2 से 3। तो इसका ये क्षारीय नेचर के, बेसिक नेचर का नहीं होता है, तो आपका ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जठर रस किसका मिश्रण होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। तो ये जो जठर रस होता है ये HCl, जठर रस में HCl भी पाया जाता है, म्यूकस भी पाया जाता है, और पेप्सिनोजन भी पाया जाता है, और प्रोरेनिन भी पाया जाता है। ध्यान से समझिए, ये जो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन जो होता है इनिशियल स्टेज में इनएक्टिव का होता है। तो HCl यहाँ पे बहुत ही हेल्प करता है। HCl जब निकलता है तो इन सारे एंजाइम्स को एक्टिव कर देता है, और इन सारे जब पेप्सिनोजन के साथ जब HCl मिलता है तो ये पेप्सिन में बदल जाता है। और ये पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पचाने का काम करता है। और यहाँ से एक लाइपेज भी निकलता है जो कि फैट डाइजेशन में हेल्प करता है, लेकिन यहाँ पे नहीं। ये आपका फैट डाइजेशन में लाइपेज को फैट का डाइजेशन करने के लिए बेसिक इन्वायरमेंट चाहिए, और इसीलिए इसमें यहाँ से लाइपेज तो निकलता है, लेकिन लाइपेज जो है ना फैट्स को पचाने का काम स्मॉल इंटेस्टाइन में करता है। और ये प्रोरेनिन भी इनएक्टिव एंजाइम्स होता है, इसको एक्टिव बनाने के लिए HCl यहाँ पे मिक्स होता है, और ये फिर रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है। और एक यहाँ से टोटल अगर हम बात करें गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है HCl, पेप्सिनोजन, पेप्सिन, लाइपेज, प्रोरेनिन, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो होता है ये आपका विटामिन B12 को पचाने में हेल्प करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और यहाँ से एक होता है गॉबलेट सेल से निकलता है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है कि स्टोमक का वाल को और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को बचाता है, किससे? HCl और बहुत सारे एंजाइम से बचाता है हानि हानि पहुंचाने से। तो यहाँ पे हम देखें तो चारों का चारों सही है, यानी कि A B C D, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जठर रस में श्लेष्मा या म्यूकस का स्राव जठर ग्रंथि के किस कोशिका के द्वारा होता है? गॉबलेट सेल, ऑक्जेंटिक सेल, पेप्टिक सेल या फिर बेसल सेल? तो जो जठर जठर ग्रंथियां में जो होती है ना 4 प्रकार की सेल पाई जाती है। गॉबलेट सेल से निकलता है आपका म्यूकस, जो कि प्रोटेक्ट करता है स्टोमक के वाल को और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को, किससे? HCl से और बहुत सारे एंजाइम से। गॉबलेट सेल से म्यूकस निकलता है।
ऑक्जेंटिक सेल की बात करें तो यहाँ से निकलता है HCl, और पेप्टिक तो यहाँ से निकलता है, जितने भी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हैं सारे निकलते हैं, जैसे पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, ये सारे के सारे एंजाइम्स आपका पेप्टिक पेज से निकलते हैं। और ये बेसल सेल वो सेल हैं जब सारे सेल जब डैमेज हो जाते हैं तो उसको रिप्लेस करने का काम करता है। जठर रस में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है? यह निष्क्रिय एंजाइम्स को सक्रिय करता है, ये भी सही है। यह भोजन के साथ आने वाले कीटाणु को नष्ट करता है, ये भी सही है। यह भोजन को मुलायम बनाता है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स है? तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स में पेप्सिन और रेनिन, ये दोनों का दोनों प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स है जो कि आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलते हैं, ए और सी दोनों। इसीलिए आप ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, जठर रस में उपस्थित यानी कि कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर डैश के अवशोषण के लिए हेल्प करता है। तो विटामिन B12 के अवशोषण में ये कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के अवशोषण में हेल्प करता है। अमाशय डैश भोजन का संग्रहण करता है। तो अमाशय में खाना कितने देर तक रहता है? तो लगभग 4 से 5 घंटे तक अमाशय में खाना रहता है। नेक्स्ट 41, हमारे शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? मुख गुहा से, अमाशय से, छोटी आंत से, इलियम से। तो हमारे शरीर में खाना का जो पाचन होता है बकल कैविटी से ये स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बकल कैविटी में प्रेजेंट होता है सलाइवरी ग्लैंड्स, और सलाइवरी ग्लैंड से निकलता सलाइवा जो कि हमारे खाना में मिक्स हो जाता है, और सलाइवरी एमाइलेज यानी कि टाइलिन के थ्रू जो है ना 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन बकल कैविटी में ही हो जाता है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर में खाना का पाचन बकल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किसका पाचन हमारे मुख में शुरू हो जाता है? प्रोटीन का, फैट का, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज। इसमें सही आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का। प्रोटीन और फैट्स का पाचन हमारे बकल कैविटी में नहीं होता, बल्कि इसका पाचन स्टार्ट होता है आपका अमाशय से। कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज का यहाँ पे किसी तरह का कोई हमारे शरीर में पाचन नहीं होता है। हमारे बकल कैविटी से जो सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकलता है इसमें प्रेजेंट होता है सलाइवरी एमाइलेज यानी कि टाइलिन। ये क्या काम करता है? ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है, यानी कि 30%, लगभग 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन बकल कैविटी में हो जाता है, बाकी का 70% कार्बोहाइड्रेट का पाचन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। क्वेश्चन नंबर 43, हमारे पाचन प्रक्रिया में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? बकल कैविटी से, स्टोमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन से। तो अभी हम बताए थे बकल कैविटी में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, और आमाशय का पाचन, आमाशय से क्या होता है? प्रोटीन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अमाशय। नेक्स्ट वन, 44 नंबर क्वेश्चन, अमाशय में अंशतः पाचित खाना जो छोटी आंत में प्रवेश करता है उसे क्या कहा जाता है? यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम कोई भी खाना को खाते हैं, जब खाना खाते हैं उसमें जब सलाइवा मिक्स होता है, तो ये छोटे छोटे पार्ट में टूट करके इसमें सलाइवा मिक्स होता है, तो ये कहलाता है बोलस। और ये बोलस जो है ना ओसोफेगस के माध्यम से आपका स्टोमक में इंटर करता है, स्टोमक में वहाँ पे एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, और ये जब एसिडिक हो जाता है, जो कहलाता है काइम, यही जब काइम चला जाता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये बेसिक नेचर का होता है। हम लोग जानते हैं कि लीवर जो है ना बाइल जूस बनाने का काम करता है, और बाइल जो होता है आपका बेसिक नेचर का होता है, और बाइल मिक्स हो जाता है आपका स्मॉल खाना में मिक्स हो जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये एसिड से बेस में कन्वर्ट करने का काम करता है, न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? मनुष्य में टोटल एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई होती है 9 मीटर, इसमें से 6 मीटर जो होता है सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन का लंबाई होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46, छोटी आंत का सबसे पहला और सबसे छोटा भाग कौन सा है? तो छोटी आंत का सबसे पहला भाग, ये आपको स्मॉल इंटेस्टाइन, ये पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन का पूरा पार्ट आपको दिख रहा होगा। इसमें जो पार्ट स्टोमक से जुड़ा हुआ रहता है उसे हम कहते हैं डिओडेनम, और इसका आकार जो होता है सी शेप का होता है। और इसका और आपके ओइसोफेगस का, ये ओइसोफेगस का टोटल लंबाई होता है 0.25, दोनों का लगभग सेम ही होता है। और ये जो होता है ये डिओडेनम वाला जो पार्ट होता है ये आपका सबसे छोटा पार्ट होता है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन का डिओडेनम जो होता है सबसे छोटा पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेजुनम। जेजुनम अगर हम बात करें तो ये हाईली कॉइल्ड होता है, आपको ये दिख रहा होगा। और इलियम जो यहाँ से होता है जो कि आपका लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ रहता है। और लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के का जंक्शन में एक प्रेजेंट होता है अपेंडिक्स। मानव शरीर में डेडुनम की आकृति अंग्रेजी में किस अक्षर जैसी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आपको ये डेडुनम दिख रहा होगा, ये डेडुनम का आकार कैसा दिख रहा है? सी दिख रहा है, जो कि अमाशय से जुड़ा हुआ रहता है और आंत का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है। मानव शरीर में
खाना का सबसे अधिक पाचन कहाँ पे होता है? तो मानव शरीर में सब खाना का सबसे अधिक पाचन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, बकल कैविटी में नहीं होता है। स्मोकिंग की बहुत सारे एंजाइम्स जो है ना बकल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड में नहीं प्रेजेंट होता है, तो प्रोटीन फैट्स ये सब का पाचन नहीं हो पाता है। तो हमारे छोटी आंत में सबसे ज़्यादा खाना का पाचन होता है, यानी कि मेनली खाना का पाचन 3 जगह होता है। एक बकल कैविटी में होता है, एक स्टमक में होता है और एक स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। क्वेश्चन नंबर 49, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? तो सबसे लंबा भाग की अगर हम बात करें, आहार नाल पूरा आहार नाल में एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई पूरा होती है 9 मीटर। 9 मीटर में 6 मीटर से लंबाई होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो यहाँ से ही पता चल जा रहा है कि सबसे लंबा भाग आपका होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया डैश समाप्त हो जाती है? तो पाचन की प्रक्रिया मानव शरीर में स्मॉल इंटेस्टाइन में समाप्त हो जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी तरह का कोई पाचन नहीं होता है, रेक्टम में कुछ भी पाचन नहीं होता, सीकम और सीकम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इसमें भी किसी तरह का पाचन नहीं होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होता है आपका सारा का सारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। 30 क्वेश्चन की और कुल मिलाकर के आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, जो कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड था। अगले वीडियो में हम लोग और 25 क्वेश्चंस को डील करेंगे।